डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। बिंदुओं ए टू टू, माना ये पॉइंट लिख लूँ मैं यहाँ पर। इस पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 2, और बी पॉइंट है -7,4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ए बिंदु के निर्देशांक दिए हुए हैं 2, बी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हैं -7, 4। तो इस ए बी को 3 भागों में बांटने वाला, अब 3 भागों में बांटने वाला मतलब एक पॉइंट मैं यहाँ ले लेता हूँ, ये पी बराबर बराबर है ना, समत्रिभाजित 3 बराबर भाग। एक पॉइंट मैं यहाँ ले लेता हूँ, ये माना पी पॉइंट है, ये माना क्यू पॉइंट है। ये 3 बराबर भाग हो गए, ए पी बराबर पी क्यू बराबर क्यू बी। तो इस पी के कोऑर्डिनेट्स भी चाहिए, पी के निर्देशांक भी चाहिए और क्यू के निर्देशांक भी चाहिए। ठीक हो गया। Obtain the coordinates of a points of trisection मतलब 3 equal parts of the line segment joining the points A 2, and B -7, 4। ये पॉइंट A और पॉइंट B एक दूसरे को जोड़ रहे हैं। पॉइंट A के कोऑर्डिनेट्स हैं 2, B के हैं -7, 4। मैंने एक लाइन सेगमेंट खींचा, तो इस लाइन सेगमेंट को 3 इक्वल पार्ट्स में बांटने वाले पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स चाहिए। तो मैंने कहा कि एक पॉइंट माना P है, एक Q है, तो यहाँ पर AP = PQ = QV। ठीक है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने, इसके निकालने। ठीक है डियर स्टूडेंट, पहले मैं पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स लिख लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं इसको कहता हूँ डियर स्टूडेंट, पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स को मैं लिखता हूँ x1, y1। अभी मैं पॉइंट Q की बात नहीं कर रहा हूँ। A के कोऑर्डिनेट्स 2, हैं और P के क्या है, x1, y1 हैं, और B के कोऑर्डिनेट से हैं। तो मैं लिख लेता हूँ कि माना ए बी को समत्रिभाजित करने वाले बिंदु P के निर्देशांक कितना, x1, y1 व Q के निर्देशांक इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मैं मान लेता हूं x2, y2। Q के निर्देशांक x2, y2 हैं। इस AB को 3 इक्वल पार्ट्स में बांटने के लिए ये जो बीच में मैंने 2 पॉइंट्स लिए, इस पॉइंट P के निर्देशांक x1, y1 है और Q की क्या है, x2, y2 है। We have taken 2 points P and Q which is dividing this AB into 3 equal parts, and let the coordinates of point P are x1, y1 and coordinates of point Q are x2, y2। अब आप देखो, ध्यान दीजिए डियर स्टूडेंट, अब मैं फिलहाल मैं पहले पॉइंट P के कोऑर्डिनेट निकाल लेता हूँ। ठीक है, पॉइंट P के क्या निकाल लेता हूँ, कोऑर्डिनेट्स निकाल लेता हूँ। ठीक है ना, पॉइंट P के क्या निकाल लेता हूँ, कोऑर्डिनेट्स निकाल लेता हूँ, और इस Q को भूल जाता हूँ इस Q को क्या कर देता हूँ, भूल जाता हूँ। तो देखो AP = PQ = QB है ना, तो जितना ये उतना ही और उतना ही है, पर ये और ये डबल है, ये इसका डबल है।
इसका दुगना ये है, क्योंकि ये बराबर है, ये बराबर है, ये बराबर है, 3 बराबर भाग हैं, तो यदि मैं इतना पार्ट ले लूँ तो ये डबल नहीं हो जाएगा, ये इसका क्या होगा, डबल होगा। ठीक है। और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कि माना बिंदु P AB को बिंदु P AB को M1 अनुपात N1 बराबर 1:2 में बांटता है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर समझना आपको ठीक से, अनुपात, इसकी लंबाई 1 है और इसकी लंबाई 2 है, ये तो कौन है, ये 1 सेंटीमीटर है, ये भी 1 सेंटीमीटर है, ये भी 1 सेंटीमीटर है, तो ये 1 सेंटीमीटर है तो 2 सेंटीमीटर है, तो अनुपात क्या हुआ, 1:2, 1:2। ठीक है ना। तो P पॉइंट इस AB को किस रेशियो में बांट रहा है, 1:2। इधर 2 हिस्से हैं, 2 पार्ट्स हैं, इधर 1 पार्ट है, तो M1, ये वाला M1 है और ये वाला क्या है, M2 है, तो 1:2, 1:2 हो गया। ठीक है। तो आप जानते हैं अंतः विभाजन बिंदु के निर्देशांक, इस AB ने इंटरनली इसको क्या किया है, बाइसेक्ट किया है, इस AB ने इसमें आंतरिक विभाजन किया है। ठीक है। तो अंतः बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, बिंदु P के निर्देशांक बिंदु P के निर्देशांक आप जानते हैं डियर स्टूडेंट, क्या जानते हैं आपके अंतः विभाजन बिंदु के निर्देशांक जानते हैं, M1x2 प्लस M1x2 प्लस M2x1 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 कॉमा M1y2 प्लस M2y1 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। इस अंतः विभाजन बिंदु के निर्देशांक इस सूत्र से निकलेंगे, M1x2 प्लस M2x1 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2, और y कोऑर्डिनेट निकलेगा, ठीक है, M1y2 प्लस M2y1 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2, और ये तो फॉर्मूले से निकला, और वैसे मैंने वो क्या माने हुए हैं, x1, y1 माने हुए हैं, तो x1 की वैल्यू आ जाएगी ये, और y1 की वैल्यू आ जाएगी ये। तो आप देखो x1 इज इक्वल टू हो जाएगा ये वाला M1x2 प्लस M2x1 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। अब वैल्यू रख लीजिए, M1 कितना है, M1 मेरे पास 1 है, 1 इंटू x2 डियर स्टूडेंट ये है, ये अच्छा, तो चलो इसको मैं xy मान लेता हूँ, इसको xy मान लेता हूँ, ना मानता हूँ क्योंकि मैंने इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या माने हुए हैं, x2 y2 माने हुए हैं। ठीक है ना। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो थोड़ा सा और देखते हैं, P के निर्देशांक मैंने x1 y1 ले रखे हैं, चलो xy ले लेता हूँ, P के कोऑर्डिनेट्स xy और Q के कोऑर्डिनेट्स मैं लिख लेता हूँ कितना, x डैश y डैश लिख लेता हूँ, इसके कोऑर्डिनेट्स कितने हो गए, x डैश y डैश, और इसके हैं xy। अब क्लियर हो गया। ये x1 y1 है, अरे x2 y2, ये है x2 y2, और ये वाले कोऑर्डिनेट्स हो गए आपके पास x1 y1। अब वैल्यू रख लीजिए आप, M1 आपका 1 है, x2 कितना है, x2 है -7 प्लस M2 कितना है, इसको M2 मानते हैं, M2, इस अनुपात को M1 इसको M2 मानते हैं डियर फॉर्मूले के हिसाब से, ये M2 है, तो M2 आपका 2 है, ठीक है ना, M2 2 इंटू x1
x1 कितना है, x1 2 है, डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, तो 1 प्लस 2, तो कितना होगा डियर स्टूडेंट, आप देखो -7 और +4, तो -7 + 4 कितना हुआ, -3, तो -3/3, तो ये हो गया -1, ये आ गया x1 की वैल्यू। और y1 का क्या आ जाएगा, आप देखो y1 क्या फॉर्मूला है, m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, तो m1 कितना हो गया 1 1 इंटू y2, ये y2 है 4 प्लस m2 कितना है 2 इंटू y1 क्या है, देखो ये x1 है, ये y1 है, ये है -2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 का मतलब हुआ 1 प्लस 2। अब इसको देखो 4 और 2 2 जब -4, ये तो 0 हो गया। तो बिंदु P के निर्देशांक आपके पास क्या है डियर स्टूडेंट, पॉइंट P के जो कोऑर्डिनेट आए, बिंदु P के निर्देशांक, यहां लिख लेता हूं, बिंदु P के निर्देशांक, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P क्या आ गए, x1 क्या है -1 और y1 आ गया 0। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मुझे मिल गए, क्या मिल गए, -1, 0। क्लियर होगा डियर स्टूडेंट। अब आप और आगे देखते हैं इसको, ठीक है। अब चलो मैं आगे के लिए सॉल्व करता हूं। अभी तो मैंने क्या करना है, आप देखो, अभी तो मैंने पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स भी निकालने हैं, पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स इसके। अब देखो हम कह रहे हैं P के कोऑर्डिनेट्स XY और Q के कोऑर्डिनेट्स, P के कोऑर्डिनेट्स थे XY और Q के कोऑर्डिनेट्स थे X1 Y1। माना बिंदु P, अब मुझे Q बिंदु का चाहिए, P के तो निकल गए ना, अब Q के चाहिए। तो माना Q ए बी को, अब मैं इसके लिए फॉर्मूला वही रखता हूँ, m1 रेशियो m2 में बांट रहा हूँ। तो अब आप देखो इस P1 को भूल जाओ, ये जो पॉइंट Q है ना, ये ए बी को 2 हिस्से में बांट रहा है, इतना हिस्सा और इतना हिस्सा, इतना हिस्सा और इतना हिस्सा, तो 2 भागे और 1 भागे है। तो m1 आ गया 2, m1 2 और m2 1, समझ रहे, ये 2 हिस्से हो गए ना। तो m1, अब मैंने इसके लिए m1 मैंने चेंज कर दिया है, m1 कितना है 2, m2 कितना है 1, ठीक है। तो m1 अनुपात m2 हो जाएगा अब 2:1, क्योंकि फॉर्मूला हमने ये पढ़ा हुआ, तो इसी रूप में मैं इसको कर रहा हूं। अब ये वाला अनुपात AQ, ये 2 और ये हो जाएगा 1, तो 2:1 में बांटता है। तो बिंदु Q के कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट Q हो जाएगा m1x2 प्लस m2x1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2, कॉमा m1y2 प्लस m2y1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। और ये किसके कोऑर्डिनेट्स हैं, Q के। तो Q के कोऑर्डिनेट्स x डैश y डैश, तो ये x डैश और ये क्या है y डैश है। मैं थोड़ा सा स्पेस यहीं से कर रहा हूँ, आपको तो कॉपी में करना ना, आगे आपके पास स्पेस है, मेरे पास स्पेस की कमी है, तो मैंने इस रूप में लिख दिया। तो मेरे पास क्या आ गया कि x डैश इज इक्वल टू m1x2 प्लस m2x1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। तो ये कितना हो गया, m1 कितना है डियर स्टूडेंट, m1 है 2 इंटू x2 कितना है, x2 तो वही है -7 प्लस m2 कितना है 1 इंटू x1 ये है, x1 है 2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, m1 प्लस m2, तो 2 + 1 तो ये कितना हो गया, आप देखो -14 + 2,
-14 + 2 तो -12, -12/3 तो कितना हो गया? -4। ठीक है, तो x डैश मेरे पास आ गया डियर स्टूडेंट, कितना हो गया? -4 आ गया, x डैश -4 आ गया। ठीक है, अब मैं y डैश निकालना चाहता हूं। y डैश आपका ये है y डैश m1 y2 m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। m1 है 2 इंटू y2 हो जाएगा 4 प्लस m2 कितना है? m2 है 1 1 इंटू y1 कितना है? -2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m1 क्या है डियर स्टूडेंट? m1 है 2 और m2 है 1, तो 2 + 1 कितना हो गया? 4 2 जा 8 और -2 6/3 तो ये हो गया 2। ठीक है, ये हो गया 2। तो ये कितना हो गया मेरे पास? यहां पर क्या आ गया? यहां पर पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स यहां लिख लेता हूं। ठीक है, बिंदु Q के निर्देशांक, बिंदु Q के निर्देशांक, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट Q आर, वो मेरे पास ही निकल गए। x डैश है -4 और y डैश है 2, ये आ गया। तो इस AB को 3 पार्ट्स में बांटा गया, 1 2 3। एक पॉइंट P ने, एक पॉइंट Q ने, तो P के कोऑर्डिनेट्स आ गए -1, 0 और Q के कोऑर्डिनेट्स हैं -4, 2। ठीक है, तो चलिए अब मैं आंसर लिख लेता हूं। यहां पर लिख लेता हूं डियर स्टूडेंट, जो जिस रूप में आंसर पूछा रहता है उसी रूप में लिख देना चाहिए लास्ट में कैलकुलेशन के बाद। तो यहां पर मैं लिख देता हूं, रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक। रेखा को समत्रिभाजित, त्रि मतलब 3, सम बराबर, त्रि मतलब 3 भाग। रेखा को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन आर कौन कौन है? पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स लिख दीजिए, -1, 0 और पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स हो गए डियर स्टूडेंट कितना? -4, 2। बस इस रूप में क्वेश्चन करना था, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 20 देखिए डियर स्टूडेंट। सिद्ध कीजिए कि प्रूव दैट sin थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय sin थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 1/sec थीटा माइनस tan थीटा। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर लेता हूँ और राइट हैंड साइड ले आता हूँ। ठीक है, तो मैं लिख लेता हूँ लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास क्या है? sin थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय sin थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। ये लेफ्ट हैंड साइड है। अब प्रूफ करना है तो कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो मैं क्या करता हूं कि अंश और हर को कॉस थीटा से डिवाइड कर लेता हूं। डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस थीटा। न्यूमरेटर में जिससे भाग करेंगे उसी से डिनोमिनेटर को भी करना पड़ेगा,
अंश को जिससे भाग करूँगा उससे हर को भी करना पड़ेगा। तो मैं लिख लेता हूँ कि माना अंश व हर को cos थीटा से भाग देने पर डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos थीटा। तो जब यहाँ डिवाइड करेंगे तो इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, और जब इसमें करेंगे तो इसमें भी होगा, cos थीटा से डिवाइड इसमें भी होगा और इसमें भी होगा। ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ लिख रहा हूँ मैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा बाई कॉस थीटा प्लस 1/cos थीटा डिवाइडिंग न्यूमरेटर बाई cos थीटा। तो सबके नीचे में cos थीटा ले आया एंड डिवाइडिंग डिनोमिनेटर बाई cos थीटा, इसको भी cos थीटा से डिवाइड करिए तो प्रत्येक को करना पड़ेगा साइन थीटा बाई cos थीटा प्लस cos थीटा बाई cos थीटा माइनस 1/cos थीटा। अभी कितना वर्ड अंडरस्टैंड, साइन थीटा बाई cos थीटा होता है tan थीटा, इस बात को आप जानते हैं। तो tan थीटा माइनस cos थीटा, इससे कट गया तो ये हो गया -1, cos थीटा से cos थीटा कट गया, और 1/cos क्या होगा sec थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा बाई cos थीटा हो गया tan थीटा प्लस ये कट के हो गया 1 माइनस 1/cos हो जाएगा sec थीटा। ठीक है अंडरस्टैंड, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, अब इसको मैं थोड़ा सा और रूप में लिख लेता हूँ, tan थीटा प्लस sec थीटा को पहले ले लेता हूँ -1 डिवाइडेड बाई tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस ऑफ 1 आ गया मेरे पास, tan थीटा प्लस sec थीटा -1 और tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1। अब मुझे इसमें कुछ चेंजेज और करने पड़ेंगे, अभी तो मेरे को कुछ नहीं मिला है, अभी दूर दूर को मुझे कुछ दिख नहीं रहा है, तो मैं इसमें कुछ और चेंजेस कर लेता हूँ। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे स्टेप्स आपको डियर स्टूडेंट खुद के खुद आएंगे। तो मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अंश और हर में tan थीटा माइनस sec थीटा से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। ठीक है, अभी तक तो मैंने डिवाइड किया, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, tan थीटा माइनस sec थीटा से अंश में भी गुणा करेंगे और हर में भी गुणा करेंगे, मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर बाय tan थीटा माइनस sec थीटा एंड डिनोमिनेटर बाय tan थीटा माइनस sec थीटा। तो यहाँ पर लिख देता हूँ अंश और हर को tan थीटा माइनस sec थीटा से गुणा करने पर डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई tan थीटा माइनस sec थीटा। तो चलो अब लिख लेता हूँ, न्यूमरेटर क्या है tan थीटा प्लस sec थीटा, tan थीटा प्लस sec थीटा -1 इंटू tan थीटा माइनस sec थीटा होल डिवाइडेड बाई tan थीटा माइनस sec थीटा, tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1 इंटू tan थीटा माइनस sec थीटा। न्यूमरेटर में भी इसी से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर में भी इसी से मल्टीप्लाई। ठीक है, अब चलो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कर लेते हैं, कितना हो जाएगा इसकी गुणा इसके साथ, इसकी गुणा इसके साथ, तो tan थीटा प्लस sec थीटा इंटू tan थीटा माइनस sec थीटा
पहले इसकी मल्टीप्लाई इस पूरे के साथ और फिर इसकी मल्टीप्लाई इस -1 के साथ, तो ये तो आपका इतना ही आ जाएगा, tan थीटा माइनस sec थीटा होल डिवाइडेड बाय इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ tan थीटा माइनस sec थीटा इंटू tan थीटा माइनस sec थीटा, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ और इसकी मल्टीप्लाई 1 के साथ, तो प्लस tan थीटा माइनस sec ऑफ थीटा। अभी कितना हो गया, दिस इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा। एक बार दो प्लस हैं, एक बार दो माइनस हो रहे हैं, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो गया tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा माइनस, इसको ओपन कर लेता हूँ, ये हो गया आपके पास tan थीटा प्लस sec थीटा होल डिवाइडेड बाई, इसको देखो ये होल स्क्वायर है, tan थीटा माइनस sec थीटा, tan थीटा माइनस sec थीटा का होल स्क्वायर है, तो a प्लस बी के होल स्क्वायर से खोल लीजिए, tan स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा माइनस 2 tan थीटा sec थीटा, ठीक है डियर स्टूडेंट, प्लस tan थीटा माइनस sec थीटा। ठीक है, अब चलो आगे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर इसके लिए मैं इधर जगह बना लेता हूँ डियर स्टूडेंट, देखिए आप और आगे बढ़ते हैं। नियमानुसार स्टेप वाइज आप करेक्ट काम करते रहिए, तो आप अपने आप राइट हैंड साइड पर पहुंच जाएंगे। आप देखो tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा, आप जानते हैं कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा होता है, ये आप जानते हैं, सर्व समीकरण आइडेंटिटीज। ठीक है, तो यदि मैं क्या करूँगा कि इसको यहाँ ले आऊँ और इसको वहाँ ले लूँ, तो क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज दैट tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया, -1 आ गया। इसकी वैल्यू मेरे पास -1 आ जाएगी। ठीक है डियर स्टूडेंट, और मैं क्या करूँगा, आप देखो डियर स्टूडेंट, और मैं क्या करूँगा, या एक चीज़ मैं आपसे और कहता हूँ, इसको मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, इसको एज इट इज़ रहने देते हैं, क्योंकि यहाँ से मुझे ऐसा लग रहा कुछ कटेगा। ठीक है, इसको तो होल स्क्वायर मत करिए, इसको ऐसे रहने दीजिए, आपके पास नीचे वाला वैसे रख देंगे, tan थीटा माइनस sec थीटा, ठीक है, tan थीटा माइनस sec थीटा, ठीक है डियर स्टूडेंट, tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1 इंटू आपका ये, इसको ऐसे रहने देते हैं, ये जो है ना इसको नहीं खोलते हैं, ये मैंने जो ओपन किया यहाँ ना, इसको यही रहने देंगे, ये कटेगा पूरा। ठीक है, तो tan थीटा प्लस sec थीटा प्लस 1, इसको ऐसे रहने देता हूँ, दूसरे ब्रैकेट में tan थीटा माइनस sec थीटा, ये जो मैंने इसको खोल दिया ना यहाँ पर, किससे खोला है हमने ये, हाँ इसको मैंने इससे मल्टीप्लाई किया, इसको मैंने इससे मल्टीप्लाई कर दिया, नहीं करते हैं, ऐसे रहने देते हैं, इसको वही ब्रैकेट, इसको वही ब्रैकेट, केवल न्यूमरेटर में चेंज कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपका कितना हो गया, दिस इज इक्वल टू, आप देखो tan स्क्वायर माइनस sec स्क्वायर थीटा तो आ गया -1, तो -1 माइनस tan थीटा प्लस sec थीटा डिवाइडेड बाई tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1 इंटू क्या रहा डियर स्टूडेंट, tan थीटा माइनस sec थीटा। अब मैं ऐसा करता हूँ, -1 कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ से एक कॉमन ले लेता हूँ, -1 माइनस बाहर कॉमन आएगा। ठीक है, तो ये भी प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो tan थीटा पहले लिख लेता हूँ, tan थीटा
ये नेगेटिव हो जाएगा माइनस सेक थीटा और ये बन जाएगा +1, माइनस कॉमन ले लिया ना, तो ये +1 बन गया, ये आपका प्लस बन गया, ये माइनस बन गया, डिवाइडेड बाई इसका भी मैं नेगेटिव साइन बाहर ले लेता हूँ इसका, ठीक है। यहाँ से मैंने नेगेटिव साइन बाहर निकाला तो मेरे पास ये क्या बन जाएगा, नेगेटिव बाहर आ गया तो ये तो प्लस प्लस बन जाएगा सेक थीटा, अरे प्लस था तो ये माइनस बन जाएगा टेन थीटा, और ये तो अपनी जगह ठीक है, टेन थीटा माइनस सेक थीटा +1। अब देखो माइनस माइनस प्लस हो गया तो मेरे पास ही क्या आया, टेन थीटा माइनस सेक थीटा +1 डिवाइडेड बाई सेक थीटा माइनस टेन थीटा इंटू दूसरे ब्रैकेट में टेन थीटा माइनस सेक थीटा +1। सॉरी, अब इससे ड्यूरेशन ये कट गया, इससे कट गया तो ऊपर आ गया 1 बाई नीचे क्या हुआ सेक थीटा माइनस टेन थीटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ये तो लाना था, ठीक है। तो दिस इज राइट हैंड साइड, ठीक है, तो आप लिख देंगे प्रूव्ड। तो इस रूप में इस क्वेश्चन को करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आइए क्वेश्चन नंबर 20 देखिए डियर स्टूडेंट, इसमें अथवा है इंटरनल चॉइस, या तो जो क्वेश्चन हमने किया या तो आपको वो करना है या ये वाला करना है, ठीक है। क्या है, यदि इफ साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू 1/2 एंड कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू 1/2, साइन ए प्लस ए माइनस बी भी 1/2 दिया हुआ है, कॉस ए प्लस बी भी 1/2 दिया हुआ है। कंडीशन ये है कि a प्लस बी की वैल्यू 0 से तो बड़ा है पर ये 90 या 90 से छोटा है, ये कंडीशन है, और a इज ग्रेटर देन b, a का मान b से बड़ा है, ठीक है। a का मान b से बड़ा इसलिए दिया कि a माइनस बी में यहाँ माइनस ना हो जाए, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो a और b ज्ञात कीजिए, ये जो एंगल हैं a और b, इसकी वैल्यू आपको चाहिए, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b, ठीक है। तो क्या है गिवन दिया है हमें डियर स्टूडेंट, क्या क्या दिया हुआ है उनको देख लेते हैं। साइन a माइनस बी इज इक्वल टू 1/2, तो दिस इंप्लाइज दैट साइन a माइनस बी इज इक्वल टू, साइन a माइनस बी इज इक्वल टू, अब साइन कितनी डिग्री पे 1/2 होता है बताइए, आप वीडियो देख रहे हैं तो बताइए साइन कितनी डिग्री पे 1/2 होता है। आप कह रहे होंगे साइन 30, तो साइन 30 डिग्रीज, साइन 30 डिग्रीज इज इक्वल टू 1/2। अब देखो डियर स्टूडेंट, यहाँ भी साइन है, यहाँ भी साइन, हटा दो, यहाँ से भी हटा दो, यहाँ से भी हटा दो, तो दिस इंप्लाइज दैट a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्रीज, इक्वेशन नंबर 1, ठीक, ठीक है। क्वेश्चन में हमेशा जो दिया रहता है उसको पकड़ना चाहिए और उसको पकड़ के बढ़िए आगे। अब ए मेरे पास ये दे रखा है cos a प्लस बी इज इक्वल टू 1/2, दिस इंप्लाइज दैट cos a प्लस बी इज इक्वल टू cos 1/2 कितने पे आता है बताइए, एट हाउ मैनी डिग्रीज cos इज इक्वल टू 1/2, तो आप बोलेंगे cos 60 डिग्रीज 1/2 होता है, तो 1/2 हटा के मैंने ये लिख दिया। अब यहाँ cos है, यहाँ cos है, हटाइए cos को, तो मेरे पास आ गया a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्रीज, ये होगा डियर इक्वेशन नंबर 2। अब 2 इक्वेशंस हो गई, a माइनस बी 30 डिग्रीज है, a प्लस बी 60 डिग्रीज है, तो ये अरबी की वैल्यू मैं निकाल लूंगा, ठीक है। ये तो अब जैसे लीनियर इक्वेशंस है आपके पास, सरल रेखीय समीकरण है ना, उनका हल आपने पढ़ा है, तो मैं समीकरण ए और बी को दोनों जोड़ लेता हूं। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर
एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। अब ऐड करूँगा तो a माइनस बी आपके पास है 30 डिग्रीज और a प्लस बी है 60 डिग्रीज। ये थी डियर स्टूडेंट इक्वेशन नंबर 1 और ये थी इक्वेशन नंबर 2 और मैं एडिंग कर रहा हूँ, जोड़ रहा हूँ। तो देखो जब जोड़ूंगा तो प्लस बी माइनस बी तो कट गया भाई, और a प्लस ए कितना हो गया 2a और 60 प्लस 30 हो गया 90 डिग्रीज। तो 2 इंटू ए है नहीं, तो जब मैं a की वैल्यू निकालूंगा तो ये 2 कहाँ जाएगा, इसके डिनोमिनेटर में, इसके हर में जाएगा, और 2 से 90 को काटूंगा तो कितना हो गया 45 डिग्रीज। a की वैल्यू कितनी होगी 45 होगी। अब a की वैल्यू को मैं किसी भी समीकरण में रख देता हूं। समीकरण 2 में ही रख दीजिए। समीकरण 2 में a इज इक्वल टू 45 डिग्रीज रखने पर, ठीक है, पुटिंग a इज इक्वल टू 45 डिग्रीज इन इक्वेशन नंबर 2। तो a की जगह पे 45 रख देते हैं। 45 डिग्रीज प्लस b इज इक्वल टू 60 डिग्रीज, और 45 को राइट हैंड साइड में ले जाऊँ तो माइनस हो जाएगा, तो b इज इक्वल टू 60 डिग्रीज माइनस 45 डिग्रीज, तो ये हो गया 15 डिग्रीज। तो आपको निकालना था फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b। a और b ज्ञात कीजिए, तो a इज इक्वल टू 45 डिग्रीज एंड b इज इक्वल टू 15 डिग्रीज। ये आ गया आंसर। a हमारे पास कितना आ गया 45 डिग्रीज और b आ गया 15 डिग्रीज। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब ये सही आया कि नहीं आया आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। देखो साइन a माइनस बी, साइन a माइनस बी, a कितना है 45 और माइनस बी कितना है 15, तो 45 माइनस 15 कितना होगा 30, और साइन 30 कितना हो तो 1/2, करेक्ट। अब यहाँ चेक करो a प्लस बी, इन दोनों को प्लस कर दो, 45 प्लस 15 60, cos 60 कितना 1/2, एकदम सही। इसका मतलब हमारा हमने जो क्वेश्चन को सॉल्व किया है वो सही रूप में किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए डियर स्टूडेंट। भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक, ये घन है, इसके एक साइड 7 सेंटीमीटर है, तो ये भी 7, ये भी 7, ये भी 7। आप जानते हैं घनाकार है, घन की प्रत्येक ओर समान होती है। घनाकार कमरा है तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई समान होगी। तो घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। जो घनाकार ब्लॉक है जैसे ये है, ये घनाकार ब्लॉक है बच्चों, ये ठीक है। इसके ऊपर अर्धगोला रखा हुआ है, ऐसे गोला मतलब जैसे बॉल को काट करके, ठीक है, उसका आधा हिस्सा इसके ऊपर रख दिया, ऐसे समझ गए होंगे आप, ऐसे रख दिया, ठीक है ना। ठीक है डियर स्टूडेंट, ऐसा बोलो चाहे ऐसे बोलो, ऐसे रख दिया अर्धगोला, गोले को काट के उसका आधा भाग, ठीक है ना। और गोला मतलब बॉल जिससे आप खेलते हैं, या ये समझ लीजिए रबड़ की बॉल, रबड़ की बॉल को बीच बीच से आपने काट दिया तो अर्धगोला बन गया, और इसके ऊपर आपने ऐसा रख दिया, ठीक है। इस रूप में रखना है कि उसके ऊपर पूरा पूरा आ जाए, ये बाहर भी नहीं जाना चाहिए और पूरा पूरा इसके ऊपर आ जाए, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे ये कि गोले का कुछ पोर्शन यहाँ टच करेगा किनारे किनारे पे, और वो बन जाएगा व्यास। जैसे मैं इस पीले वाले पे देखूँ ये, तो ये व्यास बन जाएगा, ये डायमीटर बन जाएगा उसका, ठीक है ना। आया समझ में ऐसे। तो मैंने फिगर बनाने का प्रयास भी किया है कि इसके ऊपर ऐसा रखा हुआ है यूँ। अब तो ये शेप ऐसा होगा ना इसका, इस टाइप का, ठीक है। जैसे मैं यहाँ कहूँ ये है, तो इसके ऊपर ऐसा रखा हुआ हो यूँ, अर्धगोला, अर्धगोला ऐसे, समझ में आ गया आपको। तो प्रश्न क्या है, अर्धगोले को अधिकतम क्या हो सकता है। अच्छा ये क्वेश्चन, अर्धगोले का अधिकतम व्यास, अर्धगोले का अधिकतम व्यास, अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है। इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है।
तो पहले तो अर्धगोले का अधिकतम व्यास निकालना है, कितना हो सकता है, ठीक है ना, और फिर उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल भी चाहिए। ए क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर इज सरमाउंटेड बाय द हेमीस्फीयर, हेमीस्फीयर रखा हुआ है, हेमीस्फीयर मतलब आधा आधा गोला, ठीक है, हाफ स्फीयर आप कह सकते हैं। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमीस्फीयर कैन बी, हेमीस्फीयर की ग्रेटेस्ट डायमीटर क्या हो सकती है। डिटरमिन द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, फिर इसका सरफेस एरिया भी चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि जब इसके ऊपर मैं वो रखूँगा अर्धगोला ऐसे, हेमीस्फीयर ऐसा रखूँगा, तो बड़ा से बड़ा कितना बड़ा हो सकता है, वो अधिकतम बोल रहे हैं ना, अधिकतम बोल रहे हैं ना, ग्रेटेस्ट डायमीटर अधिकतम, तो अधिकतम कितना होगा, ये किनारों को टच करेगा, यहाँ 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 किनारों को टच करेगा। और आप समझ रहे हैं, आप जान रहे हैं कि ये 7 सेंटीमीटर है, ये साइड 7 सेंटीमीटर, ये भी 7 सेंटीमीटर। तो इसके ऊपर जो हेमीस्फीयर आएगा, इसके ऊपर जो अर्धगोला आएगा, उसका व्यास 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, कितना व्यास हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। तो पहला प्रश्न तो हो गया, 1 नंबर का तो यही हो गया, अर्धगोले का अधिकतम व्यास, अर्धगोले का अधिकतम व्यास, अर्धगोले का अधिकतम व्यास, ग्रेटेस्ट डायमीटर, ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ हेमीस्फीयर, ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ हेमीस्फीयर, ये हो जाएगा, जैसे ये है ना मेरे पास, ये इसके ऊपर मैंने हेमीस्फीयर रख दिया अर्धगोला, ठीक है। तो जो हेमीस्फीयर ऐसा आएगा ना, तो साइड को टच करेगा, यहाँ भी किनारे पे भी यूँ, अब बाकी थोड़ा थोड़ा छूट जाएगा कोने में, आप समझ रहे हैं, क्योंकि उसका जो बेस होगा ना, वो तो सर्कुलर होगा, और सर्किल यहाँ टच करेगा, यहाँ टच करेगा, यहाँ टच करेगा, यहाँ टच करेगा, कुछ पोर्शन छूट जाएगा, तो डायमीटर क्या बन जाएगा, यही डायमीटर बन जाएगा, ये वाला, ये, और ये लंबाई कितनी है, 7 सेंटीमीटर, तो ये उसकी डायमीटर भी बन जाएगी। अर्धगोले का अधिकतम व्यास हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। ठीक हो गया। अब जब हमको व्यास मिल गया, डायमीटर मिल गया, तो रेडियस निकल जाएगी। ठीक है, अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या, रेडियस ऑफ हेमीस्फीयर, रेडियस कितने हो जाएगा डियर स्टूडेंट, आप जानते हैं, डायमीटर बाई 2, 7/2 सेंटीमीटर, इसको मैं आर से लिख लेता हूँ, रेडियस आर 7/2। अब बात ये कह रहे हैं कि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हुआ, सरफेस एरिया। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट सरफेस एरिया ये हुआ, ये मेरे पास क्या है, ये क्यूब है, क्यूब, इसका सरफेस एरिया क्या हुआ, ये साइड का एरिया प्लस ए साइड का एरिया प्लस ए साइड का एरिया प्लस ए साइड का एरिया प्लस ऊपर की साइड का एरिया प्लस नीचे की साइड का एरिया। आप देख रहे हैं इसमें डिफरेंट कलर है, डिफरेंट कलर देख रहे हैं आप, इसमें देख रहे हैं डिफरेंट कलर। तो जब डिफरेंट कलर इस पे हुए होंगे तो किस पर कलर हुआ, पृष्ठीय क्षेत्रफल पर कलर हो रखा है, सरफेस एरिया पर कलर हो रखा है। जैसे आप अपने घर की दीवारों पे पेंट करते हैं तो किस पर हो रहा है पेंट, सरफेस एरिया पे, पृष्ठीय क्षेत्रफल पर। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए, ये जो आकृति, अब आकृति कैसे बन रही है, जो हमारे पास ये आकृति बनी, ये सॉलिड जो बना, ये क्या बना, नीचे से तो क्या है, ये क्यूब है, और ऊपर से ये हेमीस्फीयर है, अर्धगोला है। ठीक है ना, अर्धगोला है ना। अब इसका इसका क्या चाहिए, सरफेस एरिया, पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। अब आप देखो, हमने कहा ये जो सॉलिड बना है दो हिस्सों में बना हुआ है,
एक तो ऊपर हेमिस्फीयर है, ऊपर अर्धगोला है, और नीचे से वो क्या है, नीचे से वो क्या है, घन है। नीचे से वो क्यूब है और ऊपर क्या है, हेमिस्फीयर है। तो क्यूब का, अब क्यूब में 6 फेसेस होते हैं बच्चों, जो घन है उसमें 6 तल होते हैं और सभी तलों का क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर होता है। तो आप कह सकते हैं 6a² लिख दो, ठीक है ना। 6 इंटू भुजा का वर्ग, 6 इंटू साइड का स्क्वायर, आप जानते हैं सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, 6 गुणा गया भुजा का वर्ग। क्योंकि जैसे मैं इसको कहूँ, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, इसका सरफेस एरिया, इसकी लंबाई गुणा लंबाई, तो लंबाई भी सेम है ना, तो भुजा गुणा भुजा, इसका निकल गया क्षेत्रफल। और कितने 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 इसमें सरफेस हैं, 6, तो ए का भुजा का स्क्वायर, तो 6 का हो जाएगा 6 इंटू भुजा का स्क्वायर प्लस अब किसका, प्लस किसका, सरफेस एरिया किसका, हेमिस्फीयर का। अर्धगोले का सरफेस एरिया क्या होता है, 2πr², 2πr²। अब देखो बच्चों, ये जो ऊपर का तल है ना, जहां पर हेमिस्फीयर है, उसने इसको ढक रखा है, वो तो दिख नहीं रहा है। सरफेस एरिया केवल किसका दिख रहा है, हेमिस्फीयर का, पर किनारे वाले भाग छूटा हुआ है इसका, इतना देखो। तो ढका कौन सा है, πr² वाला, πr² वाला इसने घेर दिया है, किसने, हेमिस्फीयर ने, नीचे उतना घेर दिया है, तो उतना कम हो जाएगा ना, नहीं है, उतना कम हो जाएगा ना। देखो इतना ही घिरा हुआ है, तो किनारे 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 किनारे, तो इस 6 इंटू भुजा के वर्ग में 6 इंटू साइड स्क्वायर में ये पूरे का आ गया, ये छठों वाला भी, ये पूरा नहीं होगा, इसमें से -πr² घटेगा। ये वृत्तीय क्षेत्रफल है ना उसका, किसका, हेमिस्फीयर का, तो -πr² कम हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा ये, 6 इंटू भुजा का वर्ग, भुजा कितना है, 7 सेंटीमीटर है, तो 7² प्लस ये हो जाएगा πr²। अब वैल्यू रख लो डियर स्टूडेंट, 6 इंटू 7² 49 प्लस पा हो जाएगा 22/7, r², r कितना है, 7/2, तो स्क्वायर है, तो 7/2 इंटू 7/2, ठीक है। कुछ काट लीजिए, इससे कट गया, ये हो गया 11, तो ये हो गया डियर स्टूडेंट कितना आपके पास, 54 का 4 5, 6 चौके 24 और 5 29, प्लस ये कितना हो जाएगा, 11 7 जा 77/2, तो 294 प्लस 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 6, 2 8 16, 38.5, तो ये हो जाएगा डियर स्टूडेंट 8 और 4 12 का 2, 1 9 3 12, 13 का 3, 1 2 और 1 3, 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना वर्ग सेंटीमीटर, ये हो जाएगा सरफेस एरिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, एक बस 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उस दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती, ठीक है। बस की चाल ज्ञात कीजिए। एक बस 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से चलती है। 480 किलोमीटर की डिस्टेंस एक समान चाल से, कम ज़्यादा नहीं होती चाल। वो कह रही थी चाल 8 किलोमीटर बस की और होती तो समय कम लगता, चाल ज़्यादा हो गई तो समय कम लगता। कितना कम लगता बोला, समय, तो उस दूरी को तय करने में 3 घंटे, अच्छा कम होती, अच्छा ओके ओके। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती, यदि चाल और घट जाती, जो चाल थी वो घट गई, तो अब उस दूरी को जाने में ज़्यादा समय लगेगा। कितना ज़्यादा, तो वह उस दूरी को
तय करने में 3 घंटा अधिक लेती। तो बस की चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, ए बस ट्रेवल ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, स्पीड रिड्यूस यदि होती 8 किलोमीटर पर आवर, देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। स्पीड यदि 8 किलोमीटर कम हो जाएगी तो टाइम ज़्यादा हो जाएगा। कितना ज़्यादा? 3 आवर्स मोर। तो चलो मैं मान लेता हूँ, माना फाइंड द स्पीड ऑफ बस, बस की चाल ज्ञात कीजिए। मालूम है नहीं हमको बस की चाल क्या, तो मान लेते हैं। माना बस की चाल, माना बस की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, प्रति घंटा। लेट द स्पीड ऑफ बस इज x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो 480 किलोमीटर जाने में लगा समय। ठीक है, टाइम टेकन बाय बस इन ट्रैवलिंग 480 किलोमीटर। तो आप जानते हैं समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। डिस्टेंस ओवर स्पीड, डिस्टेंस ओवर स्पीड इज इक्वल टू टाइम, या समय बराबर दूरी बटे चाल। तो समय कितना हो जाएगा? दूरी है 480। ठीक है, और चाल कितना? x। ठीक है, इसको मैं फॉर एग्जांपल इसको मान लेता हूं ऐसे। अब देखो, यदि चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती, चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होने पर नई चाल। ठीक है, द स्पीड ऑफ बस रिड्यूसेस बाय 8 किलोमीटर पर आवर, सो द न्यू स्पीड कितनी हो जाएगी? पहले x थी और 8 आवर कम हो गई, तो बस की स्पीड होगी x माइनस 8। ठीक है, अब 480 किलोमीटर जाने में लगा समय, टाइम टेकन बाय बस इन ट्रैवलिंग 480, तो समय बराबर दूरी बटी चाल, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर स्पीड। तो डिस्टेंस तो वही है 480 डिवाइड बाय स्पीड, अब यही हो गई, नई स्पीड है x माइनस 8। ठीक है, अब देखो डियर स्टूडेंट, प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। डियर स्टूडेंट, आप देखिए कि जब स्पीड x थी तो इतना टाइम लगा 480 किलोमीटर जाने में। अब जब स्पीड घट गई, x माइनस 8 हो गई, तो उतनी दूरी जाने में अब ज़्यादा समय लगेगा कि नहीं लगेगा? ये ज़्यादा है और ये कम है। तो ये कितना ज़्यादा है? ये कितना ज़्यादा है भाई? हम तेज तेज चलेंगे तो जल्दी पहुंच जाएंगे और धीरे धीरे चलेंगे तो लेट पहुंचेंगे। ठीक है ना, वही तो बात है। तो यहाँ पर समय ज़्यादा लगा रहा है, यहाँ पर कम। और कितना अंतर है इनमें? 3 घंटे अधिक लेती यदि वो इस स्पीड से चलेगी x माइनस 8 से। ठीक है ना, तो इससे 3 घंटे ज़्यादा लेती। यदि वो इस स्पीड से जाएगी तो पहले वो जितने टाइम में वो पहले गई, x किलोमीटर पर आवर था ना स्पीड, तो 480 जाने में उसको इतना टाइम लगा। अब वो क्या कह रहे हैं कि उसकी स्पीड कम हो गई 7, तो अब वो क्या लेगा? ज़्यादा समय लेगा। कितना लेगा? इस समय से 3 घंटा ज़्यादा। तो ये वाला जो टाइम है वो इससे 3 आवर ज़्यादा है। तो प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा? 480 डिवाइड बाय x माइनस 8 इज इक्वल टू 480 बाई x प्लस 3। ऐसा भी कर सकते हैं आप। इसमें 3 आवर प्लस करूंगा तो ये आ जाएगा, या इसमें इस टाइम में
इस वाले टाइम में मैं क्या कर रहा हूँ, 3 आवर प्लस कर रहा हूँ तो ये वाला आ जाएगा, या इसमें 3 आवर माइनस कर दूंगा तो ये वाला आ जाएगा, बात ही की हो। अब इसको डियर स्टूडेंट इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं इसको सबको मैं जो हूँ मैं लेफ्ट हैंड साइड में ले लेता हूँ, इस रूप में ले लेता हूँ। कैसे, इसको मैं यहाँ और इसको यहाँ ले लेता हूँ। दिस इम्प्लाइज दैट 480/x, इसको वहाँ ले लो, माइनस 480/x माइनस 8 इज इक्वल टू -3। ये इक्वेशन हो गई। इसको मैं यहाँ ले गया और प्लस को यहाँ ले आई, तो प्लस यहाँ के माइनस हो जाएगा और इसको वहाँ ले लूँगा तो ये नेगेटिव बन जाएगा। ठीक हो गया। अब चलो आगे बढ़ता हूँ, मैं इसको सॉल्व करता हूँ, मैं इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। क्या हो जाएगा मेरे पास, आप देखो डियर स्टूडेंट, आप सॉल्व कर सकते हैं किस रूप में, इस रूप में इसको सॉल्व कर सकता हूँ। इसका मल्टीप्लाई यहाँ करके, इसका मल्टीप्लाई यहाँ करके और डिनोमिनेटर के राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई करके कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखता हूँ। चलिए देखो अब सॉल्यूशन करना है, कैसे बनेगा आप देखो। इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 480 इंटू एक्स माइनस 8 माइनस इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 480x डिवाइडेड बाई x इंटू एक्स माइनस 8 इज इक्वल टू -3। इसकी मल्टीप्लाई यहाँ कर लीजिए, ये कितना हो जाएगा 480, ये हो जाएगा 480x माइनस 480 को 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, 8 शून्य के शून्य, 8 8 64 का 4 6, 8 चौके 32 और 6 38। ठीक है, 8 शून्य 8 8 64 का 4 6, 8 चौके 32 6 38 माइनस 480x इज इक्वल टू -3 इंटू, देखो x का मल्टीप्लाई यहाँ कर लो, x स्क्वायर और -8, ये तो मल्टीप्लाई में 8x -8x, इसका मल्टीप्लाई अंदर क्या x स्क्वायर -8x, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कर दी। अब ये तो इससे कट गया, तो मेरे पास क्या आया 3840 इज इक्वल टू, डेफिनेशन यहीं पर मैं थोड़ा सा आपको और बताता हूँ, एक काम और कर देते हैं यहाँ पर, थोड़ा आसानी पड़ जाएगी हमको। -3 से डिवाइड कर लेता हूँ इक्वेशन में, -3 से यहाँ भी डिवाइड, यहाँ भी डिवाइड, तो -3840 डिवाइडेड बाई -3 इज इक्वल टू -3 बाई -3 एक्स स्क्वायर माइनस 8x। अब चलिए मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ, आप देखो कितना हो जाएगा। देखते हैं डियर स्टूडेंट कितना बनता है ये। अब आप देखो कितना हो जाएगा, -3 माइनस कट गया, 3 से 3 कट गया, माइनस कट गया, 3 से डिवाइड करिए, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 24, 3 अठे 24, ये हो गया इज इक्वल टू, ये तो माइनस माइनस प्लस बन गया, यहाँ पर 1 आ गया था, एक्स स्क्वायर माइनस 8x, इसको भी यही ले लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1280 इज इक्वल टू 0। ये मेरे पास एक इक्वेशन आ गई, एक्स स्क्वायर माइनस 8x, ये भी नेगेटिव होगा डियर स्टूडेंट, इसको मैं वहाँ ले जा रहा हूँ, ये भी नेगेटिव हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस वहाँ जाके नेगेटिव हो गया, ये आ गया डियर स्टूडेंट। अब एक कैसी इक्वेशन है आप बताओ, ये है द्विघात समीकरण, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है डियर स्टूडेंट। तो इसको सॉल्व करने के आपके पास कई तरीके हैं, तो मैं थोड़ा सा फैक्टर वाला मेथड देखता हूँ। ठीक है, एक तो आप श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी लगाते हैं ना, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac/2, उसे भी कर सकते हैं, और आप चाहो तो ज़रा इसके फैक्टर कर लीजिए, 2 6 जा 12, 40, 2 3 जा, ठीक है, फिर 2 से ये, फिर 280, ठीक है, फिर 240, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, तो ये हो जाएगा, मतलब कि 1280 बन गया आपका
40 इंटू 32, ठीक है, 40 इंटू 32, और 40 और 32 को मल्टीप्लाई किया तो ये आएगा, इसका मल्टीप्लाई करके मतलब -1280 इंटू एक्स स्क्वायर चाहिए ना मुझे, इसका मल्टीप्लाई करके ये आ रहा है, और इसके दो पार्ट ऐसे करो कि उनका मल्टीप्लाई करके ये आ जाए और प्लस माइनस करके ये आ जाए। तो इसको मैं क्या लिख देता हूँ कि एक्स स्क्वायर -40x प्लस 32x -1280 इज इक्वल टू 0। तो -40x प्लस 32 -8x, और इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो ये आएगा, जैसे हमने देखा अभी, ठीक हो गया। तो इसमें से कॉमन क्या आ जाएगा डियर स्टूडेंट, आप देखो एक बार ऐसा लिख लेता हूँ, प्लस 32x माइनस 32 इंटू 40 इज इक्वल टू 0। इनमें x कॉमन आ जाएगा, x माइनस 40, यहाँ पर प्लस 32 कॉमन आ जाएगा, तो x माइनस 40 इज इक्वल टू 0, ठीक है। और x प्लस 32 इंटू एक्स माइनस 40 इज इक्वल टू 0 हो गया। दो फैक्टर आ गए मेरे पास, ठीक है ना, कितने फैक्टर आ गए, दो आ गए। तो यदि ये 0 है, या तो ये 0, या तो ये 0 है, या ये 0 है, तो यदि मैं कहूँ कि यदि x प्लस 32 इज इक्वल टू 0 है, इसका मतलब x इज इक्वल टू -32, और x माइनस 32 हो गया डियर स्टूडेंट, और चाल नेगेटिव नहीं होती, बेग नेगेटिव होता है डायरेक्शन के लिए, चाल ऋणात्मक नहीं होती, यहाँ पर लिख देंगे चाल ऋणात्मक नहीं होती, स्पीड कांट बी नेगेटिव, ठीक है। जब ये स्पीड नेगेटिव नहीं होती तो इसको मैं नहीं लूँगा, मैं किसको लूँगा, इसको 0 करूँगा, x माइनस 40 इज इक्वल टू 0, इसका मतलब हुआ x इज इक्वल टू कितना हो डियर स्टूडेंट, 40। तो डियर स्टूडेंट हमारे पास क्या आया, x माइनस 40 क्या हो गया, 0 हो गया, सॉरी x माइनस 40 हमने 0 किया, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया, 40, और x हमने क्या माना हुआ था, बस की चाल, बस की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, तो बस की चाल x की वैल्यू 40 आ गई, तो बस की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखिए डियर स्टूडेंट, ये अथवा में है। 22 जो क्वेश्चन है हमने सॉल्व किया वो करना था या ये करना था, अथवा में है, इंटरनल चॉइस है। क्या परिमाप 140 मीटर तथा क्षेत्रफल 1000 मीटर स्क्वायर का एक आयताकार पार्क बनाना संभव है, ठीक है। एक ऐसा पार्क जो 140 मीटर का हो और उसका जिसका क्षेत्रफल 1000 मीटर स्क्वायर हो, क्या हम ऐसा बना सकते हैं, आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। यदि है तो, यदि हाँ है या यदि है, एक मिनट, हाँ ठीक है, यदि है तो, यदि बन सकता है तो उसकी लंबाई, चौड़ाई और विकर्ण ज्ञात कीजिए। इज इट पॉसिबल टू डिज़ाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर, पेरीमीटर किसी पार्क की 140 मीटर है उसका एरिया, ये क्या ऐसा बनाना संभव है, और यदि है तो उसकी लेंथ, ब्रेथ और डायगोनल निकालिए, ठीक है। तो माना, मैं मान लेता हूँ, ना तो मुझे लंबाई मालूम ना चौड़ाई मालूम, माना पार्क की लंबाई, माना पार्क की लंबाई x मीटर व चौड़ाई y मीटर है, ये x है और ये y है, चौड़ाई, लेंथ और ब्रेथ, माना ये पार्क है, ठीक है। तो पार्क का परिमाप, पेरीमीटर, पार्क का परिमाप, पेरीमीटर ऑफ पार्क इज इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 2 गुणा गया लंबाई धन चौड़ाई। ये परिमाप का सूत्र है। किसी आयताकार पार्क का परिमाप, क्या परिमाप मतलब भारी भारी लंबाई, ये परिमाप है, ये पेरीमीटर है ये, ठीक है। तो लेंथ प्लस ब्रेथ, लेंथ 2 बार हो गया और ब्रेथ भी 2 बार होगी, तो 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ,
तो 2 इंटू एक्स प्लस वाई। ठीक है, ठीक है डियर स्टूडेंट। परंतु हमें क्या दिया हुआ है, परिमाप क्या है 140 मीटर। हमने पेरीमीटर ये निकाला, परिमाप ये निकाला, जबकि हमको ये दे रखा है पेरीमीटर 140 परिमाप। तो इसका मतलब 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 140। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो दिस इंप्लाइज दैट x प्लस वाई इज इक्वल टू 70। इक्वेशन नंबर 1 एक इक्वेशन बन गई। ठीक है, अब देखो पार्क का क्षेत्रफल, पार्क का क्षेत्रफल एरिया ऑफ पार्क कितना हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ। किसी आयताकार पार्क का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, अब डियर स्टूडेंट जब ये आया मेरे पास तो x इंटू वाई क्षेत्रफल क्या है, एरिया क्या है 1000 मीटर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1000। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, देखो ये इसमें x वेयर y भी, तो मैं ऐसा कर लेता हूं समीकरण 1 से y का मान, इक्वेशन नंबर मैं 2 कर लेता हूं। समीकरण 1 से y बराबर 70 माइनस एक्स, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू एक्स माइनस 70 इन इक्वेशन नंबर 1, तो मेरे पास हो जाएगा x इंटू वाई, वाई की जगह मैंने क्या लिख दिया, y की वैल्यू वहाँ जाके क्या बन जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 70 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1000, गुणा कर लीजिए। दिस इंप्लाइज दैट 70x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1000। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब सबको राइट हैंड साइड में ले लेते हैं, तो ये माइनस एक्स स्क्वायर वहाँ जाएगा तो प्लस एक्स स्क्वायर, ये माइनस 70 ये प्लस 70 वहाँ जाएगा तो माइनस 70x प्लस 1000 इज इक्वल टू 0। मैं इसको भी यहाँ ले आया, ये माइनस 70x हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 के तो ये बन गया, ये मेरे पास एक क्या बन गया, एक मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी कि एक्स स्क्वायर माइनस 70x प्लस 1000 इज इक्वल टू 0। अब मुझे सॉल्व करना है, तो जरा मैं 1000 के फैक्टर कर लेता हूँ। ठीक है, 500, फिर 2 से करूँगा तो 250, फिर कितना होगा डियर स्टूडेंट, 2 से 2 1 जा 2, 5 देखो 5 2 जा 10, 5 5 जा देखो 5 दूनी 10, दूनी 20, 5 दूनी 10, दूनी 20, दूनी 40, 40 और 25। हाँ अभी 5 25 में और दो, 5 पंजे 25। ठीक है, अब देखो 5 पंजे 25 दूनी 50, तो मेरे पास 1000 जो आया, 1000 की जो फैक्टर आया डियर स्टूडेंट वो आ गया 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 पंजे 25 दूनी 50, 5 पंजे 25 दूनी 50, दूनी 100, 200 और 1000 हो गए ना ये। अब किस किस को मल्टीप्लाई करूँगा आप देखो, 5 पंजे 25, 25 5 दूनी 10, दूनी 20, 65 ही हो रहा है ना, 70 चाहिए मुझे, तो 5 पंजे 25 दूनी 50 और 5 दूनी 10 दूनी, हाँ हो गया ये। इनको एक साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इसको और इसको एक साथ करेंगे, या आप इसको श्रद्धाचार्य मेथड से भी कर सकते हैं। ठीक है, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि एक्स स्क्वायर माइनस 50x माइनस 20x प्लस 1000, माइनस 50 माइनस 20 70 हो गया, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 हो जाएगा, 1000 एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, तो चलो अब फैक्टर मैं इसके करता हूँ डियर, आप देखिए क्या करूँगा,
या आप इसको श्रीधराचार्य वाले फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। मेरे पास इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 50x माइनस 20x प्लस 1000 इज इक्वल टू 0। देखो x कॉमन ले लो, x माइनस 50 और यहाँ 1000 को लिख सकते हैं 20 इंटू 50, तो माइनस 20 कॉमन हो जाएगा तो ये हो जाएगा x माइनस 50, ठीक है ना। माइनस 20x प्लस 1000 के लिखा मैंने 20 इंटू 50। अब 20 कॉमन ले रहा हूँ माइनस 20, तो ये तो प्लस था तो या नेगेटिव करना पड़ेगा तब जाके वो सही बनेगा। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो मेरे पास x माइनस 50 इन दोनों में कॉमन है और ये बच जाएगा x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। तो या तो ये 0 है या ये 0 है। यदि x माइनस 50 इज इक्वल टू 0 तो इसका मतलब हुआ x इज इक्वल टू 50। x माइनस 50 0 है तो x 50 हो गया। और यदि इफ़ x माइनस 20 इज इक्वल टू 0 तो इसका मतलब हुआ x इज इक्वल टू 20। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो x की हमारे पास टू वैल्यूज़ आ रही हैं, x की 2 वैल्यूज़ आ रही हैं, ठीक है। तो 2 वैल्यूज़ आ रही हैं तो फिर अब क्या करेंगे, अब मैं उस हिसाब से आंसर इसका बना देता हूँ, ठीक है ना। हिसाब से आंसर इसका बना देता हूँ। आप देखो, पहले मैं ये पहले वाला मान लेता हूँ। यदि x 50 है, यदि x इज इक्वल टू 50 है तो मेरे पास एक इक्वेशन थी। क्या इक्वेशन थी मेरे पास कि x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना आया था डियर स्टूडेंट, x प्लस वाई 70 था ना, x प्लस वाई 70 था ना। इक्वेशन नंबर 1 ये तो था 70। तो x की वैल्यू मैं यहाँ कर लेता हूँ, तो 50 प्लस वाई इज इक्वल टू 70। दिस इम्प्लाइज दैट ये 50 वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, 70 माइनस 50 तो कितना हो जाएगा 20। तो एक बात तो ये है कि यदि x 50 है तो y 20 है, मतलब यदि लंबाई 50 है तो y क्या है 20 है। अब यदि x की वैल्यू 20 है तो y कितना हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 1 में हम वैल्यू रख रहे हैं इसमें, तो y कितना हो जाएगा, यहाँ देखो x 20 है, इस इक्वेशन में x इज इक्वल टू 20 करो तो 20 प्लस वाई इज इक्वल टू 70, y हो जाएगा 70 माइनस 20 तो हो गया 50। तो दूसरी बात है कि यदि x इज इक्वल टू 20 है तो y इज इक्वल टू क्या है 50 है। ये x और y के मान आ गए, ठीक है। तो ऐसा पार्क बनाना संभव है, हाँ ऐसा पार्क बनाना संभव है। या तो 50 मीटर उसकी लंबाई होगी और 20 मीटर चौड़ाई होगी, या 20 मीटर लंबाई होगी और 50 मीटर चौड़ाई होगी, ठीक है ना। ऐसा पार्क बनाना संभव है। तो एक तो इतना लिख लो आप उत्तर, क्योंकि आपसे पूछा गया है कि क्या पार्क बनाना संभव है, तो आप लिख देंगे कि हाँ पार्क बनाना संभव है, पार्क बनाना संभव है। यस, पार्क बनाना संभव है, ठीक है। इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क? यस, इट इज पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क। अब वो कह रहे हैं कि रेक्टेंगुलर पार्क की लंबाई चौड़ाई तो आपने निकाल दी, ठीक है। लंबाई कितनी हो गई, यहाँ मैं लिख लेता हूँ। मैं कह रहा हूँ लंबाई 2 प्रकार के उत्तर हो गए इसके। चलो यहाँ लिख लेता हूँ। आप देखिए, यदि लंबाई 50 मीटर तो चौड़ाई कितना, चौड़ाई हो जाएगा 20 मीटर, ठीक है। या यदि पार्क की लंबाई, लेंथ ऑफ पार्क 20 मीटर है तो पार्क की चौड़ाई कितनी हो जाएगी, चौड़ा हो जाएगी 50 मीटर। दोनों सही आंसर है, ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है। तो पार्क ऐसा भी हो सकता है ऐसा भी हो सकता है।
तो चलो अब बात ये आती कि हम डायगोनल निकाल लेते हैं, उसका विकर्ण निकाल लेते हैं कि विकर्ण कितना होगा, उसका विकर्ण कितना आएगा। आप देखो ये कोई पार्क है, इसकी लंबाई 50 है माना और चौड़ाई क्या है 20 है, तो ये डायगोनल है, इसका विकर्ण है। ठीक है, ए बी सी डी इसको लिख देता हूँ और ये एंगल 90 डिग्री होता है, आयताकार है ना ये, तो 90 डिग्री। तो क्या बन गया, एक समकोण त्रिभुज बन गया। और समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है, इसका वर्ग बराबर 20 का स्क्वायर प्लस 50 का स्क्वायर। तो ए सी वर्ग बराबर 20 का स्क्वायर 400 और 50 का स्क्वायर 2500। ठीक है, तो ए सी स्क्वायर कितना हो गया, 25 और 4 कितना हो गया 2900 ए सी स्क्वायर। तो ए सी कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2900 हो गया डियर स्टूडेंट। और इसको मैं लिख दूंगा कि ए सी बराबर 29 इंटू 100 और 100 का स्क्वायर रूट हुआ 10, तो ए सी इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू 10 स्क्वायर रूट ऑफ 29। तो इसका विकर्ण क्या बन जाएगा, 10 स्क्वायर रूट ऑफ 29। तो विकर्ण हो जाएगा डियर स्टूडेंट, इसका विकर्ण 10 स्क्वायर रूट ऑफ 29 मीटर। पूछ रहा है ना, लंबाई की तो दो तरह आ रहे हैं, लंबाई यदि 50 है चौड़ाई हो जाएगी, लंबाई 20 है तो चौड़ाई हो जाएगी, पर विकर्ण यही होगा 10 स्क्वायर रूट 29। यदि 20 यहाँ लिख दूँ 50 यहाँ लिख दूँ तब भी कर्ण आपका उतना ही होना है, विकर्ण उतना ही होना है। ठीक है ना, ये समझ गई मैंने कैसे लगाया। ये समकोण त्रिभुज है, 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण, तो कर्ण का वर्ग बराबर इसका वर्ग प्लस इसका वर्ग, उससे किया है। ठीक है डियर स्टूडेंट।